बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस बुक से चैप्टर जर्नी इनसाइड द एटम के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। यानी आज हम रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बेस पर दिए गए स्टेटमेंट्स को समझेंगे और देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत। साथ ही हर आंसर का रीजन भी समझेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, द एक्सपेरिमेंट क्लियरली शो द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने साफ दिखा दिया कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होती हैं। यह आंसर इनकरेक्ट है। रीजन क्या है? जब रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उस समय न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी अभी भी नहीं थी। इस एक्सपेरिमेंट से केवल इतना ही पता चला कि एटम के बीच में एक बहुत छोटा और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है। सेकंड, द रिजल्ट्स डिसप्रूव्ड द प्लम पडिंग मॉडल एंड लीड टू द आइडिया ऑफ अ न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। यानी इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ने प्लम पडिंग मॉडल को गलत साबित कर दिया और यह आइडिया दिया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। इसका आंसर करेक्ट है। रीजन, एक्सपेरिमेंट में कुछ अल्फा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा मुड़ गए थे। इससे यह साबित हुआ कि एटम का पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा मास एक बहुत छोटे न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसी वजह से थॉमसन का प्लम पडिंग मॉडल गलत साबित हो गया। Third, the large deflection of a few alpha particles indicated that most of the mass of the atom and positive charge are packed into a tiny center. इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स के ज़्यादा मुड़ने से पता चला कि एटम का ज़्यादातर मास और पॉजिटिव चार्ज एक बहुत छोटे सेंटर में होता है। आंसर इज करेक्ट। रीजन है कि रदरफोर्ड ने यही कंक्लूजन निकाला कि एटम का लगभग पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। फोर्थ, द वे अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड सो दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि अल्फा पार्टिकल के मुड़ने से यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। आंसर इनकरेक्ट है। रीजन, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करती हैं इसके बारे में कोई एडवाइस नहीं मिली थी। यह एक्सपेरिमेंट केवल न्यूक्लियस के बारे में जानकारी देता है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल। गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेटमेंट। अब बोर्स के एटॉमिक मॉडल के अनुसार हर स्टेटमेंट को समझते हैं और उसका रीजन भी देखते हैं। First, electron lose energy while moving in fixed orbits and slowly fall into the nucleus. इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते समय एनर्जी खो देती हैं और धीरे धीरे न्यूक्लियस में गिर जाती हैं। आंसर इनकरेक्ट है। रीजन है कि बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते समय एनर्जी नहीं खोते, इसीलिए वे न्यूक्लियस में नहीं गिरते। Second, electron can exist anywhere around the nucleus with no fixed energy. इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास कहीं भी रह सकती हैं और उनकी कोई फिक्स्ड एनर्जी नहीं होती। ये आंसर भी इनकरेक्ट है। रीजन है कि बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल फिक्स्ड एनर्जी लेवल यानी फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रह सकती हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी विदाउट लूजिंग एनर्जी। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं और एनर्जी नहीं खोते। आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड बिटवीन एनर्जी लेवल्स एज दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल और दूसरी एनर्जी लेवल के बीच भी मिल सकती हैं। आंसर इज इनकरेक्ट। रीजन है कि बोर साइंटिस्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉन दो एनर्जी लेवल के बीच नहीं रहते, वे एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पर जंप करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 3 एटॉमिक स्पीसीज एक्स वाई एंड जेड आर गिवन एज फॉलो। एक्सप्लेन द रीजन बिटवीन द फॉलोइंग। मतलब इस क्वेश्चन में हमें एक्स वाई जेड नाम के 3 एटम्स दिए गए हैं
अब इनके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रिलेशन समझते हैं, साथ ही मैग्नीशियम एटम के इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होती हैं ये भी हमें देखना है। फर्स्ट, प्रोटॉन्स। एक्स में प्रोटॉन्स 18 है, वाई में प्रोटॉन 17, जेड में प्रोटॉन 17। यानी एक्स एटम के 18 प्रोटॉन्स हैं, जबकि वाई और जेड दोनों में 17 प्रोटॉन है। सेकंड, न्यूट्रॉन्स। एक्स यहाँ पर न्यूट्रॉन है 19, वाई के न्यूट्रॉन है 18, जेड में न्यूट्रॉन है 20। यानी तीनों एटम में न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा प्रोटॉन के बराबर होती है, इसीलिए यहां पर होगा एक्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 18, वाई में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 17 और जेड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 17। अब मैग्नीशियम एटम को समझती हैं। इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसीलिए इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,2। यानी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह मैग्नीशियम एटम में इलेक्ट्रॉन अरेंज होती हैं। क्वेश्चन 4, व्हाट कंक्लूजन डिड रदरफोर्ड ड्रॉ अबाउट द पॉजिटिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स पॉजिटिव चार्ज part based on the few alpha particles that bounce back or were deflected at large angles in the gold foil experiment। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल के वापस आने या बहुत ज़्यादा मुड़ने से रदरफोर्ड से क्या कंक्लूजन निकाला। आंसर है कि रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला कि एटम का पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा मास एक बहुत छोटे बड़े घने डेंस सेंटर में होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होती है और बहुत छोटा होता है और बहुत डेंस होता है, जबकि एटम का ज़्यादातर भाग खाली होता है। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन एंड अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द करेक्ट chronological order to show how atomic model have evolved over time। इस क्वेश्चन में एटॉमिक मॉडल को समय के अनुसार सही ऑर्डर में लगाना है। दिए गए मॉडल हैं बोर्स मॉडल, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, डेल्टन्स मॉडल। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहां दिया गया है। यानी सबसे पहले डेल्टन ने बताया कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है, उसके बाद थॉमसन ने प्लम पडिंग मॉडल दिया, फिर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और सबसे आखिर में बोर्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट में घूमती है। यही एटॉमिक मॉडल का सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। क्वेश्चन 6, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स, व्हाई डू दे नॉट फ्लाई अवे फ्रॉम द एटम, एक्सप्लेन व्हाट कीप्स देम अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, फिर भी एटम से बाहर क्यों नहीं निकल जाते। जवाब है कि इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर नहीं निकलते क्योंकि पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। यही फोर्स इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करता है। बोर साइंटिस्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड एनर्जी में ऑर्बिट्स में घूमते हैं और एनर्जी लॉस नहीं करते, इसीलिए वे न्यूक्लियस के आसपास ही बने रहते हैं और एटम से बाहर नहीं निकलते। क्वेश्चन 7, द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। रीजन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। यानी इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी से एटम की स्ट्रक्चर को समझने में मदद मिली। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स के बराबर होती है। इसका जवाब है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, लेकिन रीजन असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी से एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में मदद मिली, लेकिन केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होना इसका कारण नहीं है। क्वेश्चन 8, मैग्नीशियम इज असेंशियल फॉर मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन फॉर एन एटम ऑफ मैग्नीशियम विद अ मास नंबर 24 एंड एटॉमिक नंबर 12। इस क्वेश्चन में मैग्नीशियम एटम दिया गया है जिसका मास नंबर 24 है और एटॉमिक नंबर 12 है। अब इसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट को समझते हैं। प्रोटॉन 12, एटॉमिक नंबर है 12, इसीलिए मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करना होता है, इसलिए मैग्नीशियम में 12 न्यूट्रॉन्स हैं। फिर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है, इसीलिए इसमें
भी 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है, क्योंकि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसको अरेंजमेंट करेंगे 2,8,2 से। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। यही मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है। क्वेश्चन 9, फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द एलिमेंट शोन इन फिगर 8.17। ए लिथियम, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, वैलेंसी है 1, प्रोटॉन है 3, एटॉमिक नंबर है 3। लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी भी 1 ही होती है। नेक्स्ट नाइट्रोजन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, वैलेंसी है 3, प्रोटॉन्स है 7, एटॉमिक नंबर है 7। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लिए इसकी वैलेंसी 3 होगी, क्योंकि इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 5 को 8 बनाने के लिए 3 की जरूरत होगी। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 12, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, मतलब आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी भी होगी 2, क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने खोने पड़ेंगे आउटर मोस्ट सेल से। एटॉमिक नंबर 12, प्रोटॉन 12। मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट सेल में 12 इलेक्ट्रॉन्स होती है, इसलिए इसकी वैलेंसी भी 2 होती है। ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, वैलेंसी है 2, प्रोटॉन है 8, एटॉमिक नंबर 8। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, इसीलिए इसकी वैलेंसी है 2। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि बोथ रदरफोर्ड एंड बोर्स मॉडल हैव इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस। व्हाई डिड रदरफोर्ड्स मॉडल फेल टू एक्सप्लेन एटॉमिक स्टेबिलिटी व्हाइल बोर्स मॉडल सक्सीडेड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रदरफोर्ड और बोर्स दोनों ने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए बताया, फिर रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ और बोर्स का मॉडल क्यों सक्सेसफुल हुआ। आंसर है कि रदरफोर्ड का मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन्स लगातार घूमता रहे तो उन्हें लगातार एनर्जी लूज करनी चाहिए और आखिर में वे न्यूक्लियस में गिर जाने चाहिए, लेकिन बोर्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट में घूमते हैं और इन ऑर्बिट्स में घूमते समय एनर्जी लूज नहीं करते, इसी कारण इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरते और एटम स्टेबल रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एटम एक्स में 31 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है। इसका मास नंबर होगा 17, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होती है यानी 31। न्यूट्रॉन एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अब न्यूट्रॉन निकालते हैं। न्यूट्रॉन के निकालने के लिए मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस करना होगा। मास नंबर है 70, प्रोटॉन है 31, इसीलिए इस एटम में 39 न्यूट्रॉन्स है। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन में एटम में 79 प्रोटॉन्स है और मास नंबर 197 दिया गया है। अब न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकालती है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए मास नंबर में से प्रोटॉन नंबर माइनस करना होता है। आंसर आया 118। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बराबर होती हैं, तो ये भी 79 होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द टेबल। इंफॉर्मेशन दी गई है। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 11, न्यूट्रॉन 6, प्रोटॉन 5, इलेक्ट्रॉन 5। यहां पर आप इस टेबल को खुद भी फिल कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाती हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 14, अमन was discussing the structure of atom with his classmate. During the discussion, he learned that an element X has a mass number of 35 and contain 18 neutrons. Based on this information, answer the following question. यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में एलिमेंट X का मास नंबर 35 है और इसमें 18 न्यूट्रॉन्स है। अब एक एक करके सभी सब क्वेश्चनों का आंसर समझते हैं। फर्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डस एलिमेंट X हैव? प्रोटॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉन भी 17 हुआ। मास नंबर निकालने के लिए प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन 17। हाँ, मास नंबर का फॉर्मूला होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। 35 में से 18 माइनस किया, आंसर आया 17। न्यूट्रॉन्स एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? 17। एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 17 है। फिर है आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स। ये एक्स एलिमेंट है क्लोरीन।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,7। फिर पूछा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे एम सेल में, इसीलिए इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। फिर है कि व्हाट विल बी द मास नंबर इफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड टू इट्स न्यूक्लियस। अगर दो न्यूट्रॉन्स और जोड़ दिए जाएं तो नया मास नंबर होगा 37। फिर व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ एक्स विद द न्यू एटम। आंसर है दे आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर, यानी दोनों एटम्स का एटॉमिक नंबर एक ही रहेगा लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग होगी, इसीलिए दोनों एक दूसरे के आइसोटोप्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इन एन एटम देर आर 12 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस. Now imagine that all electrons are replaced with some hypothetical particles that have the same charge as electrons but are 500 times heavier. मतलब इस क्वेश्चन में एक एटम दिया गया है जिसमें 12 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। अब इमेजिन कीजिए कि उसके सभी इलेक्ट्रॉन्स की जगह ऐसे पार्टिकल्स आ जाए जिनका चार्ज तो इलेक्ट्रॉन जैसा ही है लेकिन उनका वेट 500 गुना ज़्यादा हो। अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होगा। फर्स्ट, एटॉमिक नंबर। आंसर नो चेंज। एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन की संख्या से तय होती हैं। यहाँ प्रोटॉन अभी भी 12 हैं, इसीलिए एटॉमिक नंबर भी 12 ही रहेगा। एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जगह अब बहुत भारी पार्टिकल्स आ गए हैं, इसीलिए पूरे एटम का मास पहले से ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, मास नंबर। मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोनों के टोटल सम होता है। ओवरऑल चेंज। आंसर नो चेंज। ओवरऑल चेंज में इसका कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि नए पार्टिकल का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, इसीलिए एटम अभी भी न्यूट्रल रहेगा। अब आते हैं इसके थिंक इट ओवर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, आर एटम द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या एटम्स सबसे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। आंसर है नो, एटम सबसे इंडिविजुअल पार्टिकल्स नहीं होते। एटम्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन सेकंड, why do electrons not fall into the nucleus even though they are attracted to proton in it? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होने के बाद भी न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरते। जवाब है कि बोर साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल यानी फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। इन फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते समय इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज नहीं करते, इसीलिए वे न्यूक्लियस में नहीं गिरते। नेक्स्ट, क्वेश्चन 3, व्हाई डिड साइंटिस्ट कीप मॉडिफाइंग एटॉमिक मॉडल्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइंटिस्ट बार बार एटॉमिक मॉडल्स के में बदलाव क्यों कर रहे हैं। आंसर है साइंटिस्ट एटॉमिक मॉडल में बदलाव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नए एक्सपेरिमेंट और नई डिस्कवरीज से ऐसी नई बातें सामने आई है जिन्हें पुराने मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। हर नया मॉडल पिछले मॉडल की तुलना में एटॉमिक स्ट्रक्चर को ज़्यादा सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज एंड पोंडर, यानी चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं बीच बीच में, ये उन क्वेश्चनों के आंसर हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू मेड योर ओन एटम एज थॉमसन डिस्क्राइब यूजिंग क्ले फॉर द पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉल बीट्स फॉर द इलेक्ट्रॉन स्प्रेड थ्रू इट, व्हाट विल हैपन इफ। इस क्वेश्चन में थॉमसन के मॉडल की तरह एक एटम बनाने को कहा गया है। इसमें क्ले पॉजिटिव चार्ज को दिखाती है और छोटी बीट्स इलेक्ट्रॉन्स को दिखाती है। अब देखते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में क्या होता है। फर्स्ट, पॉजिटिव चार्ज ऑन द क्ले इज लेसर देन द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द बीट्स। इस सिचुएशन में क्ले का पॉजिटिव चार्ज बीट्स के कुल नेगेटिव चार्ज से कम है। आंसर है मॉडल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा, इस पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा है। सेकेंड, बाय मिस्टेक द क्ले इटसेल्फ कैरी अ बिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, वुड योर मॉडल स्टिल रिप्रेजेंट अ न्यूट्रल एटम। अब मान लीजिए कि गलती से क्ले पर भी थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ गया, अब क्या यह भी मॉडल एक न्यूट्रल एटम को दिखाएगा। आंसर है नहीं, अगर क्ले पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो कुल नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, इसीलिए यह मॉडल अब न्यूट्रल एटम को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड क्वेश्चन, कुड एन ऑरेंज और अ लेमन विच आल्सो कंटेन सीड्स इनसाइड सॉफ्ट पल्प बी अ गुड कंपेरिजन।
इन व्हाट वे डस इट मैच थॉमसन आइडिया एंड वेयर डस इट फॉल शॉर्ट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ऑरेंज या लेमन को थॉमसन के मॉडल से कंपेयर किया जा सकता है। जवाब है हाँ, कुछ हद तक इसकी तुलना की जा सकती है। ऑरेंज या लेमन के अंदर जो सीड्स होती हैं वे थॉमसन के मॉडल के इलेक्ट्रॉन की तरह दिखाई देती हैं, क्योंकि दोनों किसी दूसरी चीज़ के अंदर मौजूद हैं। लेकिन यह कंपैरिजन पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि फ्रूट का पल्प पॉजिटिव चार्ज नहीं होता और असली एटम में चार्जेस इलेक्ट्रिकल होती हैं, जबकि फ्रूट में उसके सीड्स केवल फिजिकल और ऑब्जेक्ट्स होती हैं। थर्ड क्वेश्चन, Why did Thomson conclude that electrons are present in all atoms? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि थॉमसन ने ऐसा कंक्लूड क्यों किया कि सभी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। आंसर है कि थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि हर गैस और हर मेटल में से कैथोड रेस बनती है। इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रॉन सभी एटम्स में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you think would happen if a alpha particle were replaced with negative charge particle in Rutherford Goldfoil experiment? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर रदरफोर्ड के गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल की जगह नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का यूज किया जाता तो क्या होता। जवाब है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते, यानी वे रिपल होने की बजाय न्यूक्लियस की तरफ मुड़ते। इस वजह से उनका पाथ अलग होता और बहुत से पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ बेंड हो जाते। क्वेश्चन 5, रदरफोर्ड फाउंड that a few alpha particle bounce back sharply. How does this single surprising result completely rule out Thomson-Plum pudding model of the atom? यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुछ अल्फा पार्टिकल के वापस लौट आने से थॉमसन का प्लम पडिंग मॉडल पूरी तरह गलत कैसे साबित हो गया। जवाब है कि अगर थॉमसन के मॉडल के अनुसार पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ होता है तो अल्फा पार्टिकल इतनी तेजी से वापस नहीं लौट सकते, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल का बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट होना और वापस आ जाना यह दिखाता है कि पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा मास एक बहुत छोटे और डेंस न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसी ऑब्जर्वेशन से थॉमसन का प्लम पडिंग मॉडल गलत साबित हो गया। क्वेश्चन 6, इफ यू कुड आस्क रदरफोर्ड वन क्वेश्चन अबाउट हिज वर्क व्हाट वुड इट बी। इसमें आप अपनी तरफ से कोई और क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कि आपने कैसे तय किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स के ज़्यादा डिफ्लेक्ट होने का मतलब यह है कि अल्फा एटम के अंदर एक बहुत छोटा और डेंस न्यूक्लियस होता है। क्वेश्चन 7, Rutherford conclude that most of the mass of an atom is concentrated in a small region at the center called the nucleus. इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला कि एटम का ज़्यादातर मास बीच के एक छोटे से भाग यानी न्यूक्लियस में होता है। रीजन, इस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि थॉमसन के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज वाली स्फीयर के अंदर एम्बेडेड होता है। आंसर है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 8, imagine you are a scientist who has discovered a new element. Name the element after yourself. इस क्वेश्चन में आपको इमेजिनेशन करना है कि आपने एक नया एलिमेंट डिस्कवर किया। अब उसका नाम और सिंबल बताना है। जैसे मैं इसमें आप अपनी तरफ से लिख सकते हो ये आंसर या इस आंसर को भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट प्रॉब्लम कुड अराइज इफ एवरी स्टूडेंट यूज डिफरेंट सिंबल फॉर दी सेम एलिमेंट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हर साइंटिस्ट एक ही एलिमेंट के लिए अलग अलग सिंबल यूज करे तो क्या प्रॉब्लम होगी। आंसर है इससे साइंस में कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। साइंटिस्ट के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, केमिकल फॉर्मूला लिखना और रिसर्च शेयर करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड IUPAC सिंबल्स का यूज किया जाता है। क्वेश्चन 10, इस क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर 26 और न्यूक्लियस 56 दिए गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। प्रोटॉन्स होंगे 26, एटॉमिक नंबर 26 है इसीलिए प्रोटॉन भी 26 होंगे। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन बराबर होते हैं इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स भी 26 होंगे।
नेक्स्ट न्यूट्रॉन्स, मास नंबर में से प्रोटॉन घटाने पर न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, इसीलिए न्यूट्रॉन्स 30 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एटम के न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन है और उनका मास नंबर 14 है। अब हमें न्यूट्रॉन्स की संख्या बतानी है। न्यूट्रॉन्स की संख्या बताने के लिए मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस करने होते हैं। आंसर आया 21। 12th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में 18 न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर 17 दिया गया है। अब मास नंबर निकालना है। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन हुए 17। मास नंबर निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करने चाहिए। आंसर आया 35। क्वेश्चन 13, इस क्वेश्चन में एटम का मास नंबर 23 है और उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। मास नंबर अगर 23 है और इलेक्ट्रॉन्स 11 है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस करना होगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती हैं, माइनस किया, आंसर आया 12। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछा गया है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। कार्बन के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे और दूसरे आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7, पहले सेल में 2 और नेक्स्ट सेल में 7। इसी तरीके से सिलिकॉन का दिया है। क्वेश्चन 15, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स 12, 16, 18। इसी तरीके से जैसे हमने 14 में किया, इसी तरीके से हमें नेक्स्ट एटॉमिक नंबर्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस फिल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, आई एम एन एटम विद अ मास नंबर ऑफ 23 एंड 11 प्रोटॉन। यानी इस क्वेश्चन में एक रिडल दी गई है। इसमें बताया गया है कि एटम का मास नंबर 23 है, इसमें 11 प्रोटॉन है और वह एक सॉफ्ट मेटल है जो पानी के साथ तेजी से रिएक्ट करता है। हमें बताना है कि वह कौन सा मेटल है। यहां पर एलिमेंट है सोडियम, क्योंकि 11 प्रोटॉन होने का मतलब एटॉमिक नंबर 11 है, इसीलिए यह सोडियम है। न्यूट्रॉन्स का पता लगाने के लिए मास नंबर में से प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। 12 आया और इसीलिए सोडियम में 12 न्यूट्रॉन है। इस रिडल में बताया गया कि एटम में 17 प्रोटॉन्स है और मास नंबर 35 है, साथ ही येलोइश ग्रीन गैस है। आंसर है इसमें क्लोरीन। क्वेश्चन 17, इस क्वेश्चन में 2 एटम्स दिए गए हैं, दोनों में 11 प्रोटॉन है, लेकिन एक में 12 न्यूट्रॉन है और दूसरे में 13 न्यूट्रॉन। एटम ए 11 प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 12 है। एटॉमिक नंबर हुआ 11 + 12, एटॉमिक नंबर हुआ 11। मास नंबर निकालने के लिए एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन को ऐड करना होगा। आंसर हुआ है 23। इसी तरीके से एटॉमिक बी का भी निकाल सकती हैं। क्वेश्चन 18, इसमें लिखा है कि एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स दिए गए हैं। अब इनकी परसेंटेज के आधार पर एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे आइसोटोप्स को 79 को उसके परसेंटेज से, प्लस 81 × 50 डिवाइड बाय 100। कैलकुलेशन निकालने के बाद ब्रोमीन का एवरेज एटॉमिक मास लगभग निकलेगा 80 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 19, What conclusion did Rutherford draw about the positive and characteristics of the atom's positive charge part based on the few alpha particles that bounced back or were deflected at the large angle in the gold foil experiment? आंसर है कि रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला कि एटम का पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा मास एक बहुत छोटे डेंस और सेंटर वाले भाग में होता है, जिसे न्यूक्लियस कहती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत छोटा और बहुत डेंस होता है, जबकि एटम का ज़्यादातर भाग एम्प्टी स्पेस होता है। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन इस लिखा है, Explain and arrange the following statement in the correct chronological order to show how atomic model have evolved over time। ये फिर से रिपीट हुआ है, हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।